हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात कर रहा था जब हमारा मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी, किसकी वजह से, जाटो कम्युनिटी में जब अटैक किया था। उसके बाद जो उसका किंगडम, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं उसका कोई बेटा नहीं था या कोई काबिल बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो किंगडम था उसके 4 महत्वपूर्ण गुलाम जो हमने पढ़े थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, इन सब के बीच में डिवाइडेड हुआ था। ठीक है, चलो अब दिल्ली सल्तनत हमें कल आज शुरू करना है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, वो ध्यान दे लो। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने आपको बताया था कुमारगुप्त द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका डिस्ट्रक्शन किसने किया था? बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि भारत की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, अगर आपसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बोलता है इंडिया की, तो वो होगी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, मतलब वर्तमान में जो भारत है, अब ये तो पता ही होगा ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, उस समय का भारत किस किस से मिलकर बना हुआ था? पाकिस्तान प्लस इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस कुछ पार्ट ऑफ नेपाल, ये पूरी चीज़ें मिलके बना हुआ था हमारा इंडिया। तो इस सब रीजन में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जो प्रेजेंट इंडिया है, जिसमें सिर्फ भारत रह गया है, ये अलग चले गए, ये अलग चले गए, ये अलग चले गए, तो इन सबको मिला के जो बना है हमारा प्रेजेंट इंडिया, उसकी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल रह गया था, तो ध्यान से एक बार देख लेना क्वेश्चन में प्रेजेंट इंडिया का बोला है या इंडिया का। और अगर ऑप्शन में भी डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में दोनों है और इंडिया के पूछा तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी टिक करना। अगर ऑप्शन में दे नहीं रखा तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला? दिल्ली मिली। ठीक है, मतलब पूरा इंडिया मिला। अब इंडिया में जो एक बार मिला क्या क्या था वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है उससे मुल्तान जीता था मोहम्मद गौरी ने, फिर सिंध, फिर कश्मीर, फिर हमारा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया किस किस से मिलकर बना था? दिल्ली प्लस अजमेर प्लस सांभार, और उसके बाद उसने जीता कन्नौज। और भी कोई रीज़न था? नहीं, इन सबको मिला के उसने क्या बना? हमारा इंडिया बना था। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इन्होंने इन सभी पार्ट को कंसीडर किया था। ठीक है, अब 1206 में हमारे मोहम्मद गौरी भाई साहब मरे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला राज्य। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी ने अपनी कैपिटल बनाई थी दिल्ली, तो कायदे से इनकी भी कैपिटल भी दिल्ली होनी चाहिए। अब लाहौर की जनता इनके पास आई कि उन्होंने बोला भाई देखो, अगर आप दिल्ली को कैपिटल बना लेंगे तो आगे चल के हम तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो हमें भी तो अपने बच्चों को पढ़ानी है हिस्ट्री। अगर आप दिल्ली में चले जाओगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा सा दिलेर आदमी, बह गया भावनाओं में। उसने बोला ठीक है, बात आपकी सही है, ऐसा करके हैं हम लाहौर को ही अपनी कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में इंडिया के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया। हमने कुतुब मीनार बनवा दी, मॉस्को बनवाई और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। उन सब के लिए ठीक है, बच्चे पढ़ लेंगे इतना, बाकी तो और राजा आएंगे ही। ये पहुंच गए लाहौर। इन्होंने बोला कि हम लाहौर को अपनी कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अब ये पहुँचे, इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया लाहौर में, लाहौर को अपनी कैपिटल बना दी। अब कैपिटल इन्होंने बनाई और जब अपना राज्य तिलक करवाया तो इसने जो थे लाखों रुपए डोनेट करवाए। उस समय के जो रुपीस चलते थे, ये नहीं कि अभी के सिक्के, उस समय का रुपया कुछ और बोला जाता था, बट हमें बस ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि रुपीस थे। ठीक है, इसने जो था वो जनता में बंटवाए। अब खुश होकर जनता ने इसको एक और उपाधि दे दी, जिसका नाम क्या दिया? लख बक्स, मतलब लाखों रुपए इसने बंटवाए, इसलिए इसको एक नई उपाधि, एक नया टाइटल लाहौर की जनता ने दिया। ठीक है, लख बक्स। ठीक है, चलो ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने भाई साहब को क्या हुआ, लाहौर की जनता इनके पास आई कि सर देखो, आप अगर हम चले जाएंगे पाकिस्तान में, मॉडर्न इंडिया में, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप लाहौर आइए या पाकिस्तान के किसी और रीजन को पकड़िए, वहाँ पे कुछ इमारतें बनवाइए ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ पढ़ा सकें। ये भाई साहब
थोड़े से इमोशनल हो गए, पहुंच गए लाहौर। अब उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई और वहाँ से अपना जो था रूल शुरू कर लिया। लेकिन इसके बारे में कुछ और ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि ली ही नहीं, यानी कि राज्य पे कभी बैठा ही नहीं। इसने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम था सिपह सलार। इसने कभी राज्य पे बैठा ही नहीं, इसने एज अ कमांडर इन चीफ की पोस्ट पे बैठ के ही अपना पूरा राज्य चलाया। ठीक है। अब उसके अलग अलग रीज़न देते हैं कि पहला इसका क्योंकि ये अपना मालिक की जो डेथ थी उसके बहुत ज़्यादा आहित था और ये चाहता नहीं था कि मैं उनकी जगह पे लूँ। तो कुछ अलग अलग रीज़न थे, बस हमें ये क्या जानना है कि ये कभी राज्य बना ही नहीं। इसने एक नई पोस्ट बनाई और वहाँ से, पोस्ट कहो या टाइटल कहो, वहाँ से इसने अपना पूरा राज्य चलाया। ठीक है, चलो सब सही चल रहा था। ये पहुँच गए थे लाहौर, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुँच गए। दिल्ली में काम चल ही रहा था हमारा किसका, कुतुब मीनार का। ठीक है, अच्छा अब इनकी जो थे, एक था इनका बेटा जिसका नाम था आराम शाह, और इन्हीं की एक बेटी थी जिसका पता नहीं है नाम, और नाम जानना भी नहीं है। ठीक है, उसका जो पति था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, इनका एक दामाद, मतलब बेटी, उसका दामाद था इल्तुतमिश, और भी बेटे थे लेकिन खिल्फ इन दोनों का मेन काम है। अब इससे क्या हुआ, इसने इसे बना दिया बदायूं का गवर्नर। ठीक है, ये कब की बात है, ये लगभग जब इसने अपना राज्य बनाया था 1206 में, जब ये सिपह सलाहकार बना, तब इसने क्या करा कि अपने दामाद इल्तुतमिश को थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद बदायूं का गवर्नर बना दिया। ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा था। ये भाई साहब को खेलने मतलब पहुँचे ये 1210 में। 1210 में इनकी डेथ हुई। कैसे डेथ हुई वो भी सुनो। इनकी डेथ हुई जब ये खेल रहे थे पोलो। अब ये पोलो क्या होता है, हॉकी देखी है ना, हॉकी जैसे खेलते थे तो पैदल भागते थे। पोलो में क्या होता है कि वही डंडा लेके घोड़े पे बैठ के भागते हैं। ठीक है, तो पोलो खेलते हुए, पोलो को हिंदी में कहते हैं चौगान। ठीक है, वो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई। चलो, इनकी डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी, एक बड़े से हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, 1210 में हुआ क्या, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मर गया। कैसे मरा, ड्यू टू फॉल फ्रॉम हॉर्स, कैसे भी लिख लो, हिंदी या इंग्लिश, घोड़े से गिरने से मर गया। किस क्या, जब ये खेल रहा था पोलो। अब भैया इनके मरने के बाद इनका जो बेटा आराम शाह था वो बना अगला रूलर, नेक्स्ट रूलर। ठीक है, ये भाई साहब बने 1210 में रूलर। अब जब ये बात पता चली इल्तुतमिश को कि भाई वो तो मर गए हैं और उनकी जगह उनका बेटा बैठा, तो ये आए अपनी आर्मी लेके और इधर से इनकी आर्मी आई और 1211 में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड। ठीक है, बैटल ऑफ जूड कब लड़ा गया, 1211, जिसमें हुआ क्या, इल्तुतमिश जीता, ये हार गए और इस इल्तुतमिश ने इसको मार ही दिया। ना रहेगा बांस ना रहे बजेगी बांसुरी। ठीक है, अब 1211 में हुआ ये, आराम शाह को मर गए बड़े आराम से। इल्तुतमिश बना अगला रूलर। और इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो दिल्ली डायनेस्टी में, अभी दिखाता हूँ आपको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिखा रखा, लेकिन इसी समय में इनका जो बेटा था आराम शाह वो कुछ समय के लिए बना था और उसके बाद हमारा जो है अगला इल्तुतमिश आया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। तो भाई देखो, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, सबसे पहले तो देखो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कंसीडर होता है 1212 से लेके 1236, मतलब जब तक कि जब
आराम शाह को इसने मारा नहीं तब से लेके जब तक खुद नहीं मरा। ठीक है, चलो अब इसको जो कहा जाता है ना, इसके बारे में, इसको कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अरे मैंने तुम्हें शुरू में तो बताया नहीं ये स्लेव डायनेस्टी क्या होता है। चलो कोई नहीं, मैंने आई थिंक बताया हुआ पिछली वीडियो में, एक बार दोबारा देख लो। देखो दिल्ली सल्तनत शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इन सबको कंसिडर किया जाता है स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, क्योंकि ये सब गुलाम थे और इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। इसको कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं इलबारी वंश, स्लेव डायनेस्टी को, और मामलुक वंश। अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये हमारा इल्तुतमिश था वो तुर्किश में एक इलबारी क्लैन होता था, उसमें बिलोंग किया जाता था। इसी तरह मामलुक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग किया करता था, इसलिए इसको इन दो नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी सबसे कॉमन यूज किया जाता है, लेकिन कुछ और भी नाम है जैसे इलबारी वंश, मामलुक वंश, इनसे भी कंसिडर किया जाता है। चलो ठीक है, इसको स्लेव डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि भाई साहब वो तो 4 साल रूल किए और कुछ ज़्यादा इसने ना तो जीता ना हारा, बस जो था उसी पे रूल कर रहे थे। ये बना भारत का पहला सुल्तान। और ये सुल्तान ऐसे नहीं बना कि भाई मैं ही सुल्तान हूं, इसको सुल्तान की उपाधि दी गई। कहां से मिली? बगदाद के खलीफा से इसको सुल्तान की टाइटल मिला। कहां से मिला? बगदाद के खलीफा से। ठीक है, तो पहला सुल्तान इंडिया का कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, चलो अब ये पढ़ ही लिया तो एक और चीज जान लेते हैं। पहला सुल्तान ये था, तो आखिरी सुल्तान कौन होगा? आखिरी सुल्तान होगा जब तक हमारा बाबर हमला नहीं करता, मतलब इब्राहिम लोदी। क्योंकि लास्ट में जब तक बाबर नहीं आता, लास्ट डायनेस्टी जो चल रही थी वो लोदी डायनेस्टी चल रही थी। तो इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर होगा, जो लास्ट सुल्तान होगा जो इस उपाधि को लेगा। ठीक है, क्योंकि जब बाबर आता है तो वो बादशाह की उपाधि चलाता है, और भी जानिए उससे पहले क्या क्या वो फॉलो करता था। ठीक है, चलो अब सब कुछ सही चल रहा था। 1215 में जो एक इवेंट हुआ जो सबसे मेन था, हुआ क्या कि 1215 में हमारा लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन भूल गए क्या? याद है ना? तराइन 1191 में पहला बैटल लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1192 में दूसरा बैटल लड़ा गया। पहला बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद। इसमें हमारे पृथ्वीराज भाई साहब जीते थे, इसमें हार गए थे और मारे गए थे। ठीक है, चलो आगे देखो। तीसरा बैटल अब ये हुआ तो लड़ा किस लिए गया, पहले तो वो समझेंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि भाई मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था दिल्ली, पूरा इंडिया। यहाँ पे रूल कर रहे थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ना स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, गुलाम का गुलाम। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। और जो इल्तुतमिश था जो इसका दामाद भी था और गुलाम था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव इल्तुतमिश को भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ से आई हमारी ये यलदौज भाई साहब। यलदौज को भूल गए? राज्य डिवाइड हुआ था। चला गया क्या? कोई नहीं, चलो हमें ये पता था यलदौज को क्या मिला था? कुबाचा। कुबाचा तो अलग रूलर था। यलदौज को दिया गया था हमारा गजनी। ठीक है, चलो अब हुआ क्या कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को मर गया, तो यलदौज ने सोचा कि भाई मैं करूंगा दिल्ली इंडिया पे आक्रमण। अब क्योंकि वहां पे इल्तुतमिश रूल कर रहा है, उसे डिफीट करके और खुद गजनी प्लस इंडिया पे रूल करूंगा। इस मकसद से ये आए अपनी आर्मी लेके, इधर से इल्तुतमिश आए। दोनों के बीच में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें हमारा यलदौज भाई साहब हारे इल्तुतमिश जी के, और ये अपनी जान बचा के दोबारा गजनी चले गए। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, सब कुछ सही चल रहा था। 1215 में ये
हमारे यलदौज भाई साहब हारे, चल दिए गजनी। इल्तुतमिश आराम से पूरे इंडिया पे रूल कर रहे थे और अभी भी कैपिटल क्या थी, लाहौर। ठीक है, सब कुछ अभी लाहौर से ही चल रहा है। अब हुआ ये कि 1221 में हुआ इन्वेजन ऑफ चंगेज खान। अब ये चंगेज खान कौन था? ये एक मंगोल का रूलर हुआ था, बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है अलेक्जेंडर के बाद, क्योंकि इसने लगभग पूरे एशिया पे कब्जा कर ही लिया था। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, ये क्या था लिख लो, रूलर ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया हमारा क्या है, इंडिया एरा, चाइना यहाँ पे है, मंगोलिया यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, मैप देख लेना, आराम से मिल जाएगा मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया का ये रूलर हुआ करता था। इसका असली नाम जो था, इसका असली नाम था तेमुजिन। ठीक है, इसका रियल नेम क्या था, तेमुजिन। चलो, सब कुछ सही चल रहा था। 1221 में इन्वेजन हुआ चंगेज खान। तो अब ये इन्वेजन के पीछे एक कहानी है, पहले उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हुआ ये क्या था कि, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तुझे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसे समझाने के लिए। हुआ ये था कि एक जलालुद्दीन मंगभरनी नाम का, जलालुद्दीन मंग हो मंगभरनी नाम का एक रूलर, या फिर आप ये समझो ट्रेडर था, जिसने क्या करा, जिसने चंगेज खान के भाइयों को, अभी से आप ट्रेडर कहो कुछ भी कहो, इसने उसे मारा, इन सबको मार दिया और सिंध में आके कहीं छिप गया था। जब ये बात चंगेज खान को पता चली कि उसके भाइयों का जो कातिल है वो जलालुद्दीन मंगभरनी है और वो सिंध के किसी रीजन में जाकर छिपा हुआ है, तो इन्होंने क्या करा, चंगेज खान ने, इन्होंने सीधा इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे भाइयों का जो कातिल है वो तुम्हारे राज्य में आके छिपा हुआ है, आप उसे चुपचाप मुझे दे दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप इस बात से इनकार करके हैं तो मैं सीधा दिल्ली पर आक्रमण करूँगा। अब इल्तुतमिश भाई साहब समय की नजाकत समझ रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, हम तो इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, हमने तो ढूंढा, हमें नहीं मिला, एक काम कीजिए, आप ही आके ढूंढ लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। चंगेज खान अपनी पूरी आर्मी लेके आया सिंध में, इन भाई साहब को ढूंढा इनको और इनको मार दिया और वापस चला गया। ये जो इन्वेजन था ये सिर्फ किस लिए था, रिवेंज लेने का। कोई भी लूटपाट नहीं हुई थी, सिर्फ इसको ढूंढा गया, मारा गया और चल दिए। ठीक है, कहते हैं जलालुद्दीन मंगभरनी ने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी थी और उसने मदद करने का वादा किया था, लेकिन जब उसे चंगेज खान की तरफ से धमकी मिली तो उसने भी कहा कि दूसरी तरफ पलटना सही रहेगा। ठीक है, चलो, इसके इल्तुतमिश ने कुछ और काम भी करे थे। इसने कुछ और काम क्या करे थे, इसने सबसे पहला जो था कॉपर और सिल्वर के कॉइन स्टार्ट किए थे। कॉपर सिल्वर कॉइन स्टार्टेड, कॉपर और सिल्वर के इसने कॉइन स्टार्ट किए। कॉपर के कॉइन को कहा गया जीतल, ये नाम याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, और सिल्वर के कॉइन को कहा गया टंका या टका। टका किसकी करेंसी है, बांग्लादेश की। ठीक है, चलो, इसने एक और सबसे महत्वपूर्ण काम किया, इसने जो था वो इख्तेदारी शुरू करी। अभी इख्तेदारी क्या है जानते हैं। देखो, इख्तेदारी क्या होता है कि तुम अपने राज्य का एक छोटा सा रीजन, मान लो जैसे ये इंडिया का, इसमें इंडिया दिल्ली में कोई छोटा सा एक रीजन था। ठीक है, मान लो कोई भी एक प्रोविंस पकड़ लो, छोटा सा इलाका, जिसको कहा गया इक्ता, और इस प्रोविंस को प्रोविंस जिसको कहा जाता था इक्ता। ठीक है, इस प्रोविंस को किसी एक आदमी को दिया जाता था कि आप इसे मैनेज करेंगे, जो भी यहाँ से रेवेन्यू और जो भी टैक्स वगैरह हुआ वो सब आप कलेक्ट करेंगे और सीधा कैपिटल यानी कि दिल्ली सल्तनत या इल्तुतमिश के पास पहुंचाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोविंस हेड बनाया गया जो इस पूरे काम को की नज़र में, मतलब इसकी नज़र में पूरा काम किया जाता था। इसको कहा गया इख्तेदार। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जो थी
जो भी टैक्स कलेक्ट करना और उसके पहुंचाना, ये कहलाती है इक्तेदारी। एक छोटा सा प्रोविंस लिया, उस पर एक हेड बनाया कि भाई आप इस पूरे रीजन को देखोगे, यहाँ से कलेक्ट होने वाले जो भी टैक्स हैं, जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, जो भी सोल्जर है, वो सब आप मैनेज करेंगे और आप ये सारा पैसा दिल्ली के खजाने में या फिर जो लाहौर हमारा डायनेस्टी है उसमें वहाँ पहुँचाओगे और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत हिस्सा या थोड़ी बहुत सैलरी आपको दी जाएगी ताकि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। ठीक है, इक्तेदारी समझ में आ गया। कई बार बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, एक बार दोबारा देख लो। कॉपर सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया इसने। कॉपर के कॉइन को कहा गया जीतल और सिल्वर के कॉइन को कहा गया टंका और टका। चलो 1221 में आ गए हम। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें याद है मैंने कुतुब मीनार लिखवाया था। 1229 में क्या हुआ कि हमारा जो ये कुतुब मीनार थी वो पूरी बन गई। कहाँ पे बन रही थी ये? लाहौर में। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और इल्तुतमिश ने इसी साल क्या करा, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से दोबारा लेकर आ गए दिल्ली। ठीक है, चलो अब इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दोबारा लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट करा 1229 में ही। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। इसने क्या करा? लिख लो, इसने जो है 40 इंपॉर्टेंट स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया और इसको एक नाम दिया। इसको एक नाम दिया गया। क्या था? पहले तो इसका नाम थोड़ा सुनो, अच्छा वाला। तुरुब्बा ए चहलगानी। ठीक है, इसको दूसरा नाम जो दिया गया, जो मोस्ट कॉमनली चलता था, वो था दल चलीसा। अब वो इसने बनाया इसलिए था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो भी इसका किंगडम है, पूरा राज्य है, उसको मैनेज करने में ये हेल्प कर सके। ठीक है, आगे चल के यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बनेंगे। 40 इंपॉर्टेंट जो स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया जिसको तुरुब्बा ए चहलगानी कहा गया और जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये हेल्प करे रन करने में। चलो अब हुआ ये कि सबसे ऊंची पोस्ट थी सुल्तान। सुल्तान के बाद आता था वजीर। ठीक है, जिसको कहा जाता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सुल्तान के बाद ये जो थी वो हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, अब ये वजीर के नीचे जो बनाया गया था, या तुम ऐसे कहो वजीर के बराबर ही जो पोस्ट उपाधि मिली थी, वो दल चलीसा को कंसीडर किया जाता था। ठीक है, चलो अब हुआ ये कि इल्तुतमिश जो हमारे सुल्तान बने, भाई साहब ये तो पूरा मतलब लगे हुए थे दिल्ली में स्टेबिलिटी बनाने में कि कोई और आक्रमण ना हो। इनके बेटे कर रहे थे मौज। तो इनका सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। एक मिनट में स्पेलिंग लिख दूं। इनका सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, इन्हीं की बेटी हुआ करती थी रजिया। चलो इन्हीं की बेटा एक और हुआ करता था बहराम शाह। ठीक है, इन दोनों में पता नहीं कौन बड़ा है, बट ये सबसे बड़ा बेटा था एल्डेस्ट सन। ठीक है, और इसके सारे बेटे और भी बेटे थे। महमूद शाह हो गया हमारा, और एक और बेटा है वो याद करेंगे। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट जो है वो ये तीनों का नाम हमें याद रखना है, और एक नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है, चलो अब हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने, जब उसके बेटे जो थे बड़े नालायक निकले, तो उसने क्या करा, इसको बना दिया अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी। ठीक है, रजिया को इसने क्या कहा कि अगला उत्तराधिकारी हमारा ये रजिया ही बनेगी, और बाकी सब बेटे अभी भी मौज में घूम रहे थे, चलो उत्तराधिकारी तो बनाया है, राजा थोड़ी बनी है। ठीक है, अब हुआ क्या, 1236 में हमारे इल्तुतमिश भाई साहब की हुई मृत्यु। ठीक है, 1229 में काम कंप्लीट हुआ, सब कुछ आराम से चल रहा था, रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। इल्तुतमिश की डेथ हुई
और इसने मरने से पहले एक और काम किया करा था, इसने अपनी जो कब्र थी वो खुद बनाई थी, ठीक है। मतलब दफन करने बस इतना छोड़ा था कि अगर मरे तो एक डब्बे में पैक करके इसको दफना दिया जाए, बाकी सारी इसने इमारत जो भी चीजें बनवानी थी इसने खुद बनाया। ही मेड हिज, ओहो, इसने अपनी, ही मेड हिज ऑन, अपनी इसने जो था खुद अपनी कब्र बनवा ली थी इसने, ठीक है, जिसको मकबरा, टॉम्ब को मकबरा कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या भाई, 1236 में मरे। अब उत्तराधिकारी बनाया गया था रजिया को, लेकिन रुकनुद्दीन भाई साहब ने क्या करा, अपने आप को बना लिया अगला उत्तराधिकारी, कि भाई इन्होंने उपाधि ले ली, अपना राज्य तिलक करवाया और ये बन गए अगले नेक्स्ट रूलर। उत्तराधिकारी बनी थी रजिया, लेकिन बने ये भाई साहब नेक्स्ट रूलर। कब की बात है ये हुआ था 1236 में। जब ये बात रजिया को पता चली तो इन्होंने सबको बताया, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट रूलर थे और जो भी इम्पोर्टेंट स्लेव्स थे उन सबको बताया, और सबको ये बात मतलब जम नहीं रही थी कि एक औरत हम पे रूल करेगी, ठीक है। तो किसी ने इनका सपोर्ट नहीं किया, तो ये पहुंची दिल्ली की जनता में, इन्होंने अपनी बात बताई और फिर इन्होंने क्या करा, एक षड्यंत्र कहो कुछ भी कहो, इसने एक प्लान बनाया और रुकनुद्दीन को मरवा दिया, ठीक है। अब इसके मरने के बाद ये बन गई अगला नेक्स्ट रूलर। रुकनुद्दीन के मरने के बाद ये अगली रूल उसी साल 1236 में ही अगला रूलर बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी कि एक औरत उन पे रूल कर रही है, ठीक है। और ये रजिया ही क्या है, ओनली और पहली ही महिला है, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, पहली और इकलौती हैं जो इन्होंने रूल किया है। अभी उसके बाद कोई भी मतलब तुम्हें दिखेगी नहीं कि औरत रूल करते हुए मिले, ठीक है। इसलिए रजिया को पहला वुमेन रूलर और आखिरी रूलर भी कहा जाता है। चलो, अब रजिया जो थी वो सुल्तान बन गई। कब बनी, 1236 में ही, अपने भाई रुकनुद्दीन को मरवाने के बाद। अब रजिया के ना दो सबसे क्लोज साथी होते थे, एक था हमारा एतनी और दूसरा हमारा हुआ करता था अल्तुनिया। ये सबसे दो इसके क्लोज वो थे साथी या क्लोज, जिन्होंने इसका सपोर्ट भी किया था और जो इसकी बात मानते थे, ठीक है। एथनिक जो था वो हमारा बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, या प्रोविंस का हेड इख्तेदार था। बदायूं, ठीक है। और ये हमारे अल्तुनिया भाई साहब थे भटिंडा के, मतलब भटिंडा के इनको गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। अब अल्तुनिया को जो था, जो रजिया थी वो इनकी थी पहला प्यार, मतलब एक तरफा प्यार। इनके और रजिया पे बहुत प्यार था, लेकिन रजिया को जो प्यार हुआ वो हुआ था याकूत खान के साथ। अब ये याकूत खान कौन थे, याकूत खान हुआ था जो होता था ना घोड़े पे चढ़ाने वाले बैठाने वाले, तो वो होता याकूत खान, ठीक है। अब इनको प्यार हो गया इनके साथ, और जब ये बात पता चली अल्तुनिया को तो भाई साहब ये लगे भटिंडा में सारे मंडप जलाने कि भैया किसी को ब्याह शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बन गए ये दिल जले। फिर किसी ने एडवाइस दी कि भाई मंडप जलाने से क्या होगा, तुम अपने आप को भटिंडा का राजा बना दो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1236 में रिवोल्ट किया, मतलब विद्रोह किया कि भाई मैं ही अपना अगला भटिंडा का राजा हुआ, मैं किसी की सुप्रीमेसी नहीं लूँगा, मैं खुद यहाँ भटिंडा का राजा हूँ, ठीक है। यहाँ इस तरफ क्या हो रहा था, यहाँ याकूत खान को भाई एक घुड़सवार था, अब इसको कुछ तो पोस्ट देनी थी ना, रिस्पेक्टेबल। अब घोड़े पे चढ़ाने वाला कैसे काम बनेगा। तो रजिया ने क्या करा, इसको एक पोस्ट दी, नाम लिख लो, ठीक है, बट पूछे बहुत कम, अमीर, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि याद रहे, नाम याद रखना बहुत बार पूछता है, अमीर ए अखरूल, ठीक है। जैसे ही हमारे ये पूरे मतलब 15-16 लेक्चर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, जो मैं माइंड मैपिंग से मतलब मैं भी जिसका इस्तेमाल करता हूँ। अमीर ए अखरूल एक नई पोस्ट बनाई गई इसके लिए, जो था क्या
जो इसके राज्य में जितने भी घोड़े होते थे ना, उन सब की देख रेख करने वाला हेड होता था अमीर अखरूल। ठीक है, मतलब ये समझ लो जितने भी घोड़े थे राज्य में या फिर महल में जितने भी घोड़े थे, उस सबकी देख रेख करने वाली पोस्ट ये अमीर अखरूल बना दी। ठीक है, इधर जो था रिवोल्ट हो रहा था कहाँ, भटिंडा में। चलो 1236 में हुआ क्या, रिवोल्ट करा इधर किसने, एल्तुनिया ने, रिवोल्ट ऑफ भटिंडा। और उधर भाई साहब रजिया और याकूब खान की मोहब्बत चल ही रही है। जब ये बात पता चली रजिया को कि भाई उधर तो रिवोल्ट हो गया है, तो इन्होंने क्या करा, रजिया निकली इस अपनी पूरी आर्मी के साथ और याकूब खान को भी ले लिया। और इधर हमारे भाई साहब अल्तुनिया आए अपनी जो भी इनके पास सेना थे उनके साथ। जब ये पहुंची तो इन्होंने इनके बीच में लड़ा गया, मतलब अटैक हुआ, और इधर ये भाई साहब हारे और ये जीते। इन्होंने तो इसको तो सीधा मार दिया। ठीक है, और रजिया को दी 2 चॉइस, या तो उनसे शादी कर ले या फिर मृत्यु, मतलब मर जाए। रजिया ने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। अब इधर ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ हमारे ये भाई साहब बहराम शाह, इन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया। और साथ के साथ जो ये दल चलीसा था, इनको भी अपनी तरफ कर लिया कि भाई देखो ये वुमेन औरत रूल कर रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब खूब भड़काया। और दल चलीसा भी इसके सपोर्ट में आ गए और दिल्ली पे भी इसने कंट्रोल कर लिया। दिल्ली कैपिटल कब बनी, 1229 में। कब, जब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। ठीक है, लाहौर की कहानी 1229 तक थी। ठीक है, अब हम आ गए दोबारा दिल्ली में। ठीक है, चलो दिल्ली पे कंट्रोल करा और दल चलीसा को अपनी तरफ में ले लिया। अब हुआ ये कि इन्हें भाई साहब अल्तुनिया ने 2 चॉइस मिली थी, या तो मर जाए या फिर इससे शादी कर ले। तो अल्तुनिया ने शादी करी। अब जब पता चला कि भाई बहराम शाह ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया है, तो ये अपनी पूरे अल्तुनिया के साथ निकली। रजिया प्लस अल्तुनिया ये निकले दोबारा दिल्ली के लिए। अब ये दिल्ली के लिए निकले, सब कुछ सही चल रहा था। ये पहुँचे जब हमारे कैथल, मतलब दिल्ली के लिए निकले तो थे, लेकिन जब ये पहुँचे लगभग कैथल, जो हरियाणा में एक प्लेस है, जब ये यहाँ पर पहुँचे, मतलब अपना पूरा इन्होंने रखा, आराम करने के लिए रुके हुए थे। और ये बात जब पता चली बहराम शाह को, तो इसने क्या करा, बहराम शाह ने भेजा अपने दल चलीसा को कि जाइए और रजिया को वहीं मार दीजिए। ठीक है, अब ये सब इसी तरफ हो ही गए थे, तो दल चलीसा ने रजिया और अल्तुनिया को घेरा। ठीक है, रजिया एंड अल्तुनिया, इनको घेरा और उनको मार दिया। इसीलिए एक गाना जो चलता है फेमस, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, अब क्योंकि इनकी मृत्यु कैथल में हुई थी, तो इनका जो मकबरा है वो भी यहीं पे ही बना हुआ है। ठीक है, और खुद नहीं बनवाया, क्योंकि भाई पहले वो दिल्ली पहुंच रही थी, अब उन्हें क्या पता था कि यहीं मरेंगी। ठीक है, तो इनका जो मकबरा है वो कैथल में ही बनाया गया है। और यहाँ से बहराम शाह ने जो है अपना रूल शुरू कर दिया, मतलब अपने आप को राजा बना दिया। अब ये भी ज़्यादा समय तक रूल तो करेगा नहीं, 1240 से 1242 तक ही रूल किया। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे और यहाँ से हम जो है कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए क्या करो, इस वीडियो को नोट करो। और रही नोट्स की बात, जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमारे 10 लेक्चर होंगे, मैं आपको अपने नोट्स भेज दूंगा, जिसमें पहले लेक्चर का नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर 1 में मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, मैंने पीस बाय पीस उठाई है चीज़ें, ताकि मैं एक सेटअप कर सकूं जहां से मुझे शुरुआत करनी है। ठीक है, चलो कुछ और चीज़ें याद दिलानी थी, आ गया वो। हाँ, ये मैप एक बार बना लेना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया हो गया। अब ये गियासुद्दीन बलबन से आने से पहले इल्तुतमिश के 3 बेटे और आएंगे। पहला था बहराम शाह, रजिया के बाद बहराम शाह, दूसरा महमूद शाह और तीसरा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इन तीनों के बाद हमारा ये गियासुद्दीन बलबन आएगा, जो सबसे मेन रूलर होगा। तो इस तक के लिए हम अभी तक के लिए तो यहीं रुक रहे हैं। कहाँ तक, रजिया की डेथ हुई कैथल में, और हरियाणा में ही उसका मतलब वहीं पे मकबरा बना दिया गया। और उसके बाद हम शुरू करेंगे बहराम शाह से अगली वीडियो में। ठीक है, चलो धन्यवाद।